प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन चैप्टर सेकंड विलयन के अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये तीन अंक के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो 3 अंक के प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी जो ठोस है ये द्रव में विलय होता है, यानी घुलता है। विलय होने का मतलब है घुलना। तो ठोस द्रव में घुलता है तब उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसका अपने को इसमें वर्णन करना है। तो एक बात तो हमको यहाँ पे समझ लेना है कि ठोस को द्रव में घुलना है तो ठोस हमारा कौन हुआ, ये हुआ विलेय, और द्रव हमारा कौन हुआ, विलायक। ठोस क्या हुआ, विलेय, और द्रव क्या हुआ, विलायक। तो ये जो विलेय है वो विलायक में घुलता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन से कारक है? पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक हम देखेंगे ताप का प्रभाव, और एक हम देखेंगे दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलेय मतलब कौन है? विलेय मतलब है ठोस, और विलायक मतलब है द्रव। तो इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दोनों के स्वभाव पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में घुलनशील नहीं होता है। मतलब हर कोई ठोस जो है वो द्रव में नहीं घुलता है। हर कोई ठोस द्रव में नहीं घुलता है। तो घुलता कैसे है? तो यहाँ पर जो सिद्धांत लगता है वो लगता है समान समान में घुलता है। विलेय विलायक में घुलेगा या नहीं, ये समान समान को घुलता है कि सिद्धांत पर काम करता है। अब समान समान को घुलता है मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास विलेय, विलेय मतलब कौन, ठोस, और विलायक मतलब कौन, द्रव। अगर विलेय ध्रुवीय है, ध्रुवीय मतलब आयनिक है, अगर विलेय ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, जैसे जल ध्रुवीय विलायक होता है। अगर विलेय ध्रुवीय है यानी ठोस अगर ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक यानी द्रव में घुलेगा। और अगर विलेय अध्रुवीय है, विलेय अगर अध्रुवीय है तो वह अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बनिक यौगिक जो है ना वो अध्रुवीय होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इस तरह के। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब कहलाते अध्रुवीय विलायक। तो यहाँ से आपको समझना क्या है? यहाँ से आपको ये समझना है कि जो ध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है, और जो अध्रुवीय विलेय है वो अध्रुवीय विलायक में घुलता है। इसका मतलब समान समान में घुलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। तो इसी को मैंने कहा समान समान को घुलता है का सिद्धांत। तो ये क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में घुलनशील नहीं होता है। अगर विलेय यानी ठोस अगर ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायक यानी द्रव में घुलता है, जबकि अगर विलेय यानी ठोस अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक मतलब द्रव जैसे बेंजीन ईथर में घुलता है। ठीक है। और एक बात और आप समझ लेंगे यहाँ पर कि जो ध्रुवीय विलायक होता है वह अध्रुवीय विलायक में या तो नहीं घुलता है या बहुत कम, नहीं के बराबर घुलता है। क्योंकि ध्रुवीय है या अध्रुवीय है तो समान नहीं है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। यहाँ पर सिद्धांत कौन सा लग रहा है? समान समान को घुलता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। अब देखो, जो ताप का प्रभाव है, ताप का प्रभाव विलेय के घुलने की प्रक्रिया के स्वभाव पर निर्भर करता है। देखो, 2 तरह की अभिक्रिया होती है। एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा लगती है अभिक्रिया को होने के लिए, और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। और अगर हम यहाँ पर ताप बढ़ाने की बात करते हैं, तब अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है
तो ली शातिलिये के नियम के अनुसार ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। कब? जब अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा लगती है। ऊष्मा कब लगेगी? जब जो अभिक्रिया हम लिखेंगे उसमें तीर के चिन्ह के पहले प्लस करके ऊष्मा होगी, यानी ऊष्माशोषी, और तीर के चिन्ह के बाद अगर प्लस करके ऊष्मा होगी मतलब ऊष्माक्षेपी। तो अगर अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? ठोस को जब हम द्रव में घोलेंगे तो वो जो अभिक्रिया होगी अगर वो ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा लग रही है, तब ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, यानी ठोस द्रव में ज़्यादा विलेय होगा, यानी घुलेगा, ली शातिलिये के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन यदि ऊष्माक्षेपी है तो ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटेगी। तो कहने का मतलब है ये किस पर डिपेंड करता है? जो ताप का प्रभाव है वो विलेय के घुलने की प्रक्रिया के स्वभाव पर निर्भर करता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घटेगी। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा पॉइंट। तीसरा है दाब का प्रभाव। तो ये जो दाब का प्रभाव है, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का जो है उतना कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम एक ही लाइन में इसको कह सकते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। जनरली इसलिए नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है कि ठोस और द्रव जो है वो असंपीड्य होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये दाब का प्रभाव है, कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। अब है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन एवं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। यानी अनादर्श विलयन जो है ये धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और इसका मतलब है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो एक तरफ हमने ले लिया धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक तरफ है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो पहला है ये मतलब धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और ये मतलब ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी धनात्मक विचलन लिखा है, यहाँ पर भी। ये एक्चुअल में धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है ना, ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट है डेल एच मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी परिवर्तन जो है, ये एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है इसके लिए, और इसके लिए डेल एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, मैंने लिखा जैसे विलेय है, और उस विलेय को अगर हम विलायक में घोलते हैं, विलेय को विलायक में घोलते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊष्मा लग रही है, तब जाके विलयन बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ऊष्मा लग रही मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक एरो विलयन, ये प्लस ऊष्मा इधर लिखेंगे तो माइनस ऊष्मा। कहने का मतलब है अगर हम तीर के चिन्ह के बाद माइनस करके लिखते हैं, इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा लग रही है, यानी अभिक्रिया ऊष्माशोषी। तो इसमें ऊष्मा लग रही है मतलब डेल एच जो है एंथैल्पी परिवर्तन, ऊष्मा माइनस करके लिखी है तीर के चिन्ह के बाद, तो एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव। और एक दूसरी अभिक्रिया ले, जैसे विलेय लिया और उस विलेय को विलायक में घोला, और घोलने के बाद हमारा विलयन बना, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है मान लीजिए, तो ऊष्मा निकल रही है यानी ऊष्मा प्लस है, तो एंथैल्पी परिवर्तन जो है उसका मान होता है ऋणात्मक। ठीक है। तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक है,
एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक है, इसका मतलब इसके लिए बोला मैंने एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक है, मतलब अभिक्रियाओं में ऊष्मा लग रही है, और अभिक्रिया में ऊष्मा लग रही है, और अभिक्रिया में ऊष्मा लगेगी बंध को तोड़ने के लिए। तो सीधे शब्दों में ये समझना है कि डेल एच मिक्सिंग धनात्मक है, मतलब अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी है, और ऊष्मा शोषी है मतलब बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो डेल एच मिक्सिंग का मान धनात्मक है, मतलब बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डेल एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि जब अभिक्रिया होती है तब यहाँ बंध का निर्माण होता है, और जब बंध का निर्माण होता है तो ऊष्मा या ऊर्जा कहो, ऊष्मा या ऊर्जा एक ही बात है, तो जो ऊष्मा है वो ऊष्मा निकलती है, यानी ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसीलिए डेल एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होता है। तो अब क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर बंध का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए डेल एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होता है। तीसरा है डेल वी मिक्सिंग धनात्मक होता है, यानी आयतन परिवर्तन का मान धनात्मक होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि आयतन में वृद्धि होगी, धनात्मक मतलब आयतन में वृद्धि होगी, और आयतन में वृद्धि कब होगी, जब जो विलेय और विलायक के अणु हैं उनके बीच में अंतराणुक आकर्षण बल कम होगा, और अंतराणुक आकर्षण बल कम होने के कारण अणु दूर दूर जाएंगे, जिससे डेल वी मिक्सिंग का मान धनात्मक होगा। यहाँ डेल वी मिक्सिंग का मान ऋणात्मक मतलब आयतन में कमी होती है। तो आयतन में कमी कब होगी, जब अंतराणुक आकर्षण के कारण या अंतराणुक आकर्षण बल में वृद्धि के कारण विलेय और विलायक के अणु एक दूसरे के पास पास आएंगे, जिससे आयतन में कमी होगी, मतलब ऋणात्मक होता है। और एक एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण CCl4 + CHCl3, ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है। और H2O जल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने 4 अंतर इसमें लिखे हैं। आप 3 अंक का प्रश्न आएगा तो 3 ही अंतर लिखना, 4 अंतर मत लिखना। तो इस तरह से इसमें हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसको आप बहुत ध्यान से समझकर नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।